हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लवड़ से परिचित कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जान पाओगे कि जो लवड़ होता है इसका मतलब क्या होता है, साथ ही लवड़ से संबंधित जो तथ्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सारा चीज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाइएगा। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि लवड़ से जुड़े हुए जो इनके प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इन प्रकारों में जो आते हैं लवड़, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, वो सारा चीज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दोस्तों लवड़ से संबंधित वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछ दे, ठीक है, छोड़ो ना, हम ना पूछेंगे, मानकर चलते दोस्तों कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि जो लवड़ है उसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें लवड़ ही समझना है, तब जाकर हम लोग लवड़ के प्रकार पर चलेंगे। सबसे पहले आपके माइंड में ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि भैया जो लवड़ है वो क्या कहलाता है। जब तक आपके माइंड में ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि लवड़ जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है, तब तक हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और दोस्तों, मेरा पूरा का पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपको दोस्तों बिल्कुल भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लवड़ से संबंधित। तो मैं अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो लवड़ है उसकी परिभाषा क्या होता है, या कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जो लवड़ है उसकी परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग उसका जवाब क्या देते हो? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये बताते होंगे कि जब अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाते हैं जल के अतिरिक्त, उसी पदार्थ को लवड़ कहा जाता है। यही ना परिभाषा? हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये बताते होंगे कि किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु से विस्थापित करने के बाद जो पदार्थ बनता है वही लवड़ कहलाता है। हो सकता है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये परिभाषा देते होंगे। तो क्या जो लवड़ की परिभाषा है ये और ये सही है या फिर नहीं है? तब आप लोग बोलिएगा कि सर किताब में दिया हुआ है, सर ने लिखवाया है, टीचर ने लिखवाया है, गूगल पर दिया है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि यह गलत है? तो भैया हम भी ना कह रहे हैं गलत है, लेकिन क्या आप इन दोनों परिभाषाओं से आप संतुष्ट हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपने आप में दोस्तों ये खुशी रख रहे हैं कि हम लवड़ को पहचानना सीख लिए? अगर कोई आपसे बोल दे या कोई दोस्तों आपके सामने कोई रासायनिक यौगिक उठाकर रख दे या बोले क्या ये लवड़ है, तो क्या आप पूरे दावे के साथ बता सकते हो कि हाँ लवड़ है? बताइए, बता सकते हो कि हाँ ये लवड़ है? अगर जो बच्चे बता सकते हैं, जिनका लवड़ पर अच्छा खासा कमांड है, तो उसे तो ये वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जो चीज आप लोगों को स्कूल में नहीं बताया जा रहा है, जो चीज आप लोगों को ट्यूशन में नहीं बताया जा रहा है, जो चीज टीचर आप लोगों से दोस्तों बिल्कुल भी जो पढ़ाने वाला जो चीज है जो आपके सिलेबस से संबंधित वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे, वो सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपने इस चैनल पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस चैनल पर दोस्तों अपना समय देते हैं, तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप लोगों को दोस्तों मैं उस लायक बना दूंगा कि जिससे कि आप अपने लाइफ में दोस्तों अच्छी तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अच्छी से पूरे ईमानदारी के साथ मेरे वीडियो पर दोस्तों अपना समय देना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाकर। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चे ये बोले हैं कि अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करके जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनाते हैं उसे लवड़ कहा जाता है, उनकी भी परिभाषा सही है, ठीक है। और जो बच्चे ये बोल रहे होंगे कि किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु से विस्थापित करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे लवड़ कहते हैं, तो उनकी भी परिभाषा सही है। लेकिन यदि हम दोस्तों आपसे ये बोले कि यहाँ पर मानकर चलते हैं कि MgO, ठीक है, MgO जो यहाँ पर यौगिक आप देख रहे हो, अगर हम आपसे बोले कि जो छोड़ो ना MgO तो दूर की बात है, मानकर चलते हैं दोस्तों कि जो जल है, क्योंकि आप जानते हैं, बताया ना भैया कि अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ये ना भैया बताया, यहाँ पे बताइए तो, लवण और जल बनता है। तो चलिए भैया लवण यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे कि जो जल है क्या यह लवण नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप लोग बोलेगा सर जल कैसे लवण हो सकता है, लवण तो यहां पर है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है, तो जल लवण कैसे होगा? यह तो कमी है पहचानने में। दोस्तों
जो यहाँ पर आप जल देख रहे हो ना, यह भी लवण है। ऐसा मत सोचना कि अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण के साथ जो दूसरा पदार्थ बना रहे हैं जल, यह लवण नहीं है, यह भी लवण है। बस फर्क इतना है कि दोस्तों जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो उस स्थिति में जल बनता है तो बनता ही है, लेकिन जो लवण है यह दोस्तों बदलता रहता है अम्ल और क्षार के गुण के आधार पर। लेकिन जल बनेगा तो बनेगा ही, लेकिन जो लवण है इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस चीज को, इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने यहाँ पर लवण का नाम दे दिया। जो भी लवण बने, अब बताइए, ऐसे बहुत सारे लवण है जिनका नाम बड़ा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। तो क्या उतना जो बड़ा जो लॉन्ग जो नाम होता है उसे यहाँ पर लिखना संभव है? या अगर हम लिख भी देते तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। जैसे कि ये अम्ल है, ये क्षार, हमको पता नहीं है कौन सा अम्ल है, हमको पता नहीं है कौन सा क्षार है, लेकिन हाँ यहाँ पर लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा ये भी हमको पता नहीं है। ये भी आपका लवण ही है, जल भी आपका लवण ही है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो जल की अवस्था है यह है जलीय रूप में, और जो जलीय रूप में जो इसकी अवस्था होती है वो होती है H2 ही, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी बदलेगी नहीं। यह नियत है, यह कांस्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि जल बन रहा है। और जल के अतिरिक्त जो नया पदार्थ यहाँ पर आप देख रहे हो यह दोस्तों एक लवण के रूप में बनता है। तो लवण इसको भी बोल सकते हैं और लवण इसको भी बोल सकते हैं। तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि जल को लवण क्यों बोल सकते हैं। अब बहुत सारा स्टूडेंट अपने माइंड में ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर ठीक है, मानकर चलते हैं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके यहाँ पर लवण बना रहे हैं और यहाँ पर जल बना रहे हैं, तो चलो ये लवण है, और आपने बोला कि जो जल है यह भी लवण है, तो जो जल है वो लवण आखिर क्यों है? अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, आप हमसे क्वेश्चन करोगे कि आखिर जो जल है वो लवण क्यों है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो जल है वो क्या यौगिक है? मतलब जो जल है वो यौगिक है कि मिश्रण है? बताइए। तो बहुत सारा बच्चे पूरे यकीन के साथ कहते होंगे कि जो जल है वो यौगिक है, वो कंपाउंड है। बोलते होंगे कि जो जल है वो कंपाउंड है, जो जल है वो यौगिक है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यौगिक होता है उसका निर्माण किसकी सहायता से होता है? जो यौगिक होता है उसका निर्माण किसकी सहायता से होता है? अगर दोस्तों पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि जो यौगिक होता है उसका निर्माण मूलकों की सहायता से होता है। किसी भी यौगिक में दोस्तों आप लोग देख लीजिए, उसमें दो ठो मूलक आएंगे तो आएंगे ही। मानकर चलते हैं कि अगर कोई जटिल यौगिक है तो उसकी तो बात अलग है, लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर किसी सामान्य यौगिक को देखें तो दोस्तों उस यौगिक का जो निर्माण होता है, उस यौगिक का जो रासायनिक संगठन होता है वो दो मूलकों की सहायता से होता है। और आप ये जानते होंगे कि किसी यौगिक के निर्माण में जो पहला मूलक होता है वो कहलाता है धनायन मूलक, और जो दूसरा मूलक होता है वो कहलाता है ऋणायन मूलक। जो पहला मूलक है धनायन मूलक वो कहलाता है क्षारीय मूलक, और जो दूसरा मूलक है ऋणायन मूलक वो कहलाता है अम्लीय मूलक। तो आना गया एगो क्षार के रूप में और एगो अम्ल के रूप में, यानी एगो क्षारीय मूलक और एगो अम्लीय मूलक। जैसे कि सपोज भाई देखते रहे यहाँ पर, जैसे कि मानकर चलते हैं, देखो यहाँ पर अभी सारा चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए जैसे कि मानकर चलते हैं कि हमने यहाँ पर ले लिया Mg, ठीक, हमने यहाँ पर एगो ले लिया CO3, ठीक। अब ये दोनों परमाणु के रूप में है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इनको मूलक रूप में परिवर्तित करते हैं। जब इसको हम लोग मूलक रूप में लाएंगे तो यह हो जाएगा +2 के रूप में CO है। यहाँ पर जो कार्बोनेट है यह हो जाएगा यहाँ पर -2 के रूप में। ये दोनों को दोनों मूलक के रूप में है। यह कहलाएगा क्षारीय मूलक और यह कहलाएगा कौन सा मूलक? तो अम्लीय मूलक। जब दोस्तों ये दोनों मूलक एक दूसरे से मिलकर अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर अर्थात अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर जिस रासायनिक संगठन का निर्माण करेंगे वो कहलाएगा क्या? तो वो कहलाएगा MgCO3। क्या कहलाएगा? MgCO3, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है क्या यह यौगिक है? तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर यह यौगिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें आने वाले जो दोनों जो मूलक है अब यह उदासीन हो चुके हैं। तो दोस्तों यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी किसी यौगिक का निर्माण दो मूलकों की सहायता से होता है तो वो जो यौगिक होता है उसी को हम लोग लवण के रूप में जानते हैं।
चाहे वो दोस्तों कोई भी यौगिक क्यों ना हो, हाँ सही समझ रहे हो आप लोग, कोई भी यौगिक क्यों ना हो, अरे भैया आपका जल क्यों ना हो, जल छोड़िए ना, आपका अम्ल क्यों ना हो, मानकर चलते हैं आपका ये अम्ल, मान के चलते हम लोग यहाँ पर H2SO4, ठीक है H2SO4, कोई पूछे आपसे कि क्या H2SO4 लवण है तो क्या बोलोगे, ना 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 लवण नहीं है, अम्ल है। मानकर चलते हैं कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं KOH हम लेकर चलते हैं, हम बोले आपसे कि क्या यह लवण है तो बोलिएगा नहीं नहीं सर ये तो क्षार है, ये तो लवण है ही नहीं। जब हम लोग इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे ना और जो पदार्थ बनेगा ना तो वो कहलाएगा लवण। अतने बुद्धि है, अतने माइंड है, अतने पढ़ाई हो जाएगा नहीं। आपका ये कहना गलत है। आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये जो KOH है यह भी लवण है और जो H2SO4 है यह भी लवण है, जो जल है यह भी लवण है। क्यों है? क्योंकि इन सभी का जो निर्माण है वो दो मूलकों की सहायता से हुआ है और इसलिए इन्हें हम लोग लवण बोल सकते हैं। इसे क्षारीय रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो अवस्था होता है वो होता है क्षारीय। इसे अम्लीय रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो अवस्था होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, इसलिए इसे अम्ल के रूप में जाना जाता है। लेकिन वास्तविक तौर पर यह भी दोस्तों लवण होता है, यह भी लवण होता है और जो जल है वो भी लवण होता है और समस्त आपके रासायनिक क्षेत्र में आने वाले कुल जितने सारे यौगिक हैं वो सारे के सारे लवण होते हैं क्योंकि उनका निर्माण ही दो मूलकों की सहायता से होता है, जिसमें जो पहला मूलक है वो कहलाता है धनायन मूलक और जो दूसरा मूलक है वो कहलाता है ऋणायन मूलक। अर्थात क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक की सहायता से उनका निर्माण होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाए होंगे कि वास्तविक तौर पर जो लवण है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डालकर मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। देख सकते हैं जिन यौगिकों के रासायनिक संगठन में अर्थात उस यौगिक के निर्माण में क्षारीय तथा अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं उसे लवण कहते हैं। तो देख सकते हैं NaCl भी लवण होगा, ठीक। यहाँ पर CuOH का होल्ड जो कि क्षारीय रूप में है यह भी क्या होगा, यह भी लवण होगा क्योंकि धातु के ऑक्साइड या फिर धातु के हाइड्रा ऑक्साइड जो होते हैं यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपको तो ये तो पता ही होगा। तो ये क्षार रूप में है तो ये भी किस रूप में होगा, ये भी दोस्तों लवण के रूप में ही होगा। ये अम्ल है तो ये भी लवण कहलाएगा। MgO ये भी लवण कहलाएगा। उसी प्रकार से देख सकते हैं L2O3 PH3 और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ये सारे लवण कहलाएंगे क्योंकि इसमें भी दो मूलक है, एगो K वाला मूलक प्लस रूप में और एगो यहाँ पर है कौन आपका, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फेरिक साइनाइड क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है ना तो इसको हम लोग बोलेंगे फेरिक साइनाइड। तो ये जो फेरिक साइनाइड है यह है अम्लीय रूप में। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हमने ये जो परिभाषा है अम्लों तथा भस्मों वाला वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अम्ल और क्षार से संबंधित, इसीलिए हमने यहाँ पर जो परिभाषा है वो लिया है कि अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो जरा देखते हैं कि इनकी अभिक्रिया दोस्तों किस तरीके से होती है, इस तरीके से समझना है। अब आप लोग को पहचान आ गया होगा क्योंकि अब आप लोग को पहचानना आ गया होगा कि लवण को हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो एकदम अच्छी तरीके से पढ़ो तब जाकर आप लोग को समझ में आएगा अच्छी तरीके से, बस ठीक है। वो तो भाई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर बताया जाता है कि हाँ अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है और वहां पर मानकर चलते हैं धातु आ रहा है तो उसे हम लोग लवण बोलते हैं, ठीक है। बस रासायनिक अभिक्रिया के गुण के आधार पर वो परिभाषा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो मैंने आप लोग को बताया है जो परिभाषा है ना यही वास्तविक तौर पर सत्य है जो कि हमेशा दोस्तों ये लागू होगा, ठीक है, कभी ये बदलने वाला नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पर एगो यहाँ पर अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एगो क्षार है भाई कौन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया कराते हैं, इतना तो श्योर है कि जल बनेगा तो बनेगा ही। पहले क्या करते हैं, जल बनाते हैं। देखो भाई यहाँ पर OH है, ठीक है। पहले मूलक तोड़ेंगे, मूलक अभिक्रिया करने खातिर मूलक तोड़ेंगे। इसमें जो धनायन मूलक होगा वो होगा प्लस और जो ऋणायन होगा वो होगा क्लोरीन यानी Cl। इसमें जो धनायन होगा वो होगा सोडियम, इसमें जो ऋणायन होगा वो होगा OH, ठीक है। तो धनायन को मिलाएंगे किसके साथ, ऋणायन के साथ, तो क्या होगा Na जुटेगा Cl में क्योंकि प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl। ध्यान से देखना भाभी, ध्यान से देखिएगा आप लोग, NaCl, ठीक है। आप प्लस, आपको तो पता ही है कि जो जल है वो बनेगा ही बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर आराम से क्या करेंगे बाबू कि जल लिख लेंगे H2O। अब बताते हैं कि जल कैसे आया है। देखो हाई Na है, हाई Cl है, दोनों मिल गया बन गया NaCl है। यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, मतलब H प्लस है OH माइनस, ये दोनों मिलेंगे तो H2O नहीं बन सकता है।
तो यही यहाँ पर बना हुआ है। एक अभिक्रिया यहाँ पर हो चुका। बात करते हैं अगले अभिक्रिया पर। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़कर जाना भाई। आगे देखिएगा H2SO4 प्लस KOH है ना, तो कैसे इसकी अभिक्रिया करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। जल तो बनेगा, सिंपली रूप से यहाँ पर भाई आप लोग जल लिख दो, सिंपली रूप से जल लिख दो। चलो जल हमने लिख दिया। अब देखिए जल किसे बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए हाई जो है ना बाबू H2SO4 है, तो H2SO4 में से 1 जो H वो निकाल लीजिए। 2 H है ना, तो 2 H में से 1 H निकाल लो, ठीक है, और OH में ऐड कर दो, यानी कि H प्लस है और OH माइनस है, दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा H2O। अब देखो हाई बचा हुआ है खाली कौन, पोटेशियम बचा हुआ है, पोटेशियम भाई बचा हुआ है, K बचा हुआ है, K प्लस प्लस। आगे देखो अब ये क्या हो चुका है, इसमें से 1 हाइड्रोजन निकला हुआ है ना, H2 था पहले, 1 हाइड्रोजन निकल कर जल बन गया, तो अब इसके पास क्या बचा है, 1 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा बाइसल्फेट, HSO4 बाइसल्फेट है। और बाइसल्फेट होने की स्थिति में इस मूलक की जो वैलेंसी होगी वो होगी 1, यानी कि इस रूप में दिखाएंगे। तो इस आधार पर दोस्तों इसको क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम बाइसल्फेट, बस। तो यहाँ पर लिखेंगे KHSO4, ऐसे इसकी अभिक्रिया करेंगे। आ रहा बात समझ में। आगे देखिए इसमें जल बनेगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जल लिख देंगे, ठीक, H2O जल हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब देखो 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल को है, हाइड्रोक्सिल समूह को है, 2 है ना, तो 2 में से 1 निकाल देते हैं बाहरी, लो 1 बाहरी निकल गया OH, 1 इसके पास है ना, ध्यान रखिएगा मेरी बात पर। 2 OH में से 1 OH बाहर निकाल दिए, ठीक। 1 हमको और चाहिए प्लस वाला हाइड्रोजन, तो हम लोग इससे मांग लेते हैं, किससे, तो जो नाइट्रिक अम्ल है ना, तो नाइट्रिक अम्ल में जो धनायन मूलक है हाइड्रोजन, उससे मांग लेते हैं। तो इससे हमने मांग लिया, तो यहाँ पर आ चुका है H प्लस है, और H प्लस OH माइनस मिलकर क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो H2O हो जाएगा। अब देखो अब दोस्तों ये जो NO3 है यह किस रूप में आ चुका होगा, तो यह मूलक रूप में आ चुका होगा, ठीक है, यानी कि नाइट्रेट ग्रुप में। NO3 नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, तो यह होती है -1, मतलब 1 होती है, -1 के रूप में दिखाएंगे आप प्लस। अब देखो हाई Mg है ना, तो MgOH में से MgOH के होल ट्वाइस में से हमने 1 OH निकाला था, तो अब इसके पास क्या बचा होगा, Mg और OH बचा होगा, बस। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 ना, तो 2 में से 1 वैलेंसी के साथ जो हाइड्रोक्साइड है वो जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी है वो 1 होगी। तो यहाँ पर हम लोग 1 दिखा सकते हैं प्लस के रूप में, प्लस के रूप में ऐसे। अरे भाई खाली प्लस से लिखो ना, जैसे बता रहे सब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर। तो प्लस माइनस मतलब दोनों की वैलेंसी 1-1 है, तो बन चुका है यहाँ पर ओनली फॉर क्या, तो Mg पहले लिखते हैं धनायन मूलक को, पूरा धनायन है, पूरा धनायन है, पूरा क्षारीय है, MgOH, ठीक है, नहीं हटेगा तो हम क्या कर भाई लिखते हैं ना, बोर्डों पर बढ़िया से मिटक नहीं रहा है, एगो लेना पड़ेगा, MgOH, उसके बाद ले लेंगे NO3 प्लस H2O, हो गया, यही तो बनेगा, खत्म। आगे देखिए इसमें क्या है, H3PO4 प्लस NOH करते हैं इसमें भाई, तो क्या होगा बाबू, देखो हाई OH है ना, तो 1 OH में इससे 1 हाइड्रोजन मांग लेते हैं, क्योंकि हाई माइनस वाला है, हाई मूलक माइनस हो जाएगा, और ये जो H3 है ये प्लस रूप में हो जाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन लेकर पहले जल भरी करते हैं, क्योंकि जल बनेगा ही बनेगा। तो लो जल भरी हो चुका है, जल हमने भरी कर दिया, ठीक है। अब बना दो बाबू, किसे बनेगा, हाई Na का चीज है, तो Na है प्लस के रूप में ना, Na है प्लस के रूप में, ठीक। आगे देखो इसके पास क्या बचा होगा, तो H2PO4, क्योंकि 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन निकल चुका है, तो H2PO4। देखो तो बाबू ये जो PO4 है वो क्या है, जो PO4 है यह एक प्रकार का फास्फेट है। फास्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, तो 3 होती है। तो 3 गो वैलेंसी में से 2 गो वैलेंसी के साथ, यानी इसके 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जो हाइड्रोजन है 2 गो, वो तो पहले से क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तो उस स्थिति में अब H2PO4 की जो वैलेंसी होगी वो बाबू कितना होगी, तो वो 1 होगी, क्योंकि इसके पास जब 3 गो वैलेंसी था, यानी 3 गो अनपेयर
पेयर इलेक्ट्रॉन था, तो 3 गो में से 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ 2 गो प्लस वाला हाइड्रोजन जुड़ चुका है, इसलिए अब इसके पास एक ही माइनस दिखाई देगा। 3 गो माइनस में से 1 गो माइनस दिखाई देगा, क्योंकि इसके 2 गो माइनस के साथ 2 गो प्लस वाला हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। तो देखो इसकी भी वैलेंसी है +1, इसकी भी वैलेंसी है -1, कहने का मतलब कि प्लस माइनस मिलकर उदासीन कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा Na फिर H2PO4, यही बनेगा। आप लोग ऐसे कर लो, ऐसे इस तरीके से ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो चाहे ऐसे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कर देगी, छोड़ दो ना, ठीक है ऐसा ही। आगे देखिएगा H2CO3 आप प्लस COH का होल ट्वाइज, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर है ना 2 गो OH, तो 2 गो OH में से 1 OH निकाल लेंगे, 1 गो हाइड्रोजन मांग लेंगे, तो क्या बन जाएगा, जल। तो यहाँ पर भैया लो जल हो गया। आता है अभिक्रिया कराने, अभिक्रिया करना सीखो पहले, तो यहाँ पर हो गया जल। आगे देखो, अब यहाँ पर 1 गो हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, तो 1 गो हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो भैया क्या बनेगा, क्या बनेगा बाबू, 1 गो हाइड्रोजन बचा हुआ है तो बनेगा बाइकार्बोनेट HCO3, है ना, HCO3। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, तो ओनली फॉर Ca, 1 गो हाइड्रोक्साइड बाहर निकाले हैं, तो CaOH लिख लेंगे, Ca और OH, ठीक है ऐसे। तो देखिए, तो कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, ठीक है, यानी कार्बोनेट के पास -2 होता है, तो -2 में से 1 गो माइनस के साथ 1 गो हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसके पास केवल एक ही माइनस दिखाई देगा। बात आ रही है समझ में। और कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, तो 2 गो वैलेंसी में 1 गो वैलेंसी के साथ 1 गो हाइड्रा ऑक्साइड वाला जो यहाँ पर समूह है वो ऐड हो चुका है, तो उस स्थिति में अब इसकी जो वैलेंसी होगी ये भी हो जाएगी कितना, तो +1, ठीक। यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड आ रहा है और 1 गो हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर दोस्तों गलती हुआ है, गलती नहीं हुआ है, हमने क्या किया है कि अच्छी तरीके से बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों गलत हुआ है, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, देखिए यहाँ पर कैल्शियम के साथ आया है हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर कार्बोनेट के साथ आया है हाइड्रोजन। इन दोनों के मिलने से जब यौगिक बनेगा तो उस यौगिक में दोस्तों ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी में हाइड्रोक्साइड भी हो जाए और उसी में हाइड्रोजन भी हो जाए, तो दोस्तों ये गलत होगा। जब इन दोनों के मिलने से यौगिक बनेगा तो उस यौगिक में या तो हाइड्रोजन ही उपस्थित होना चाहिए या फिर हाइड्रा ऑक्साइड ही उपस्थित होना चाहिए। लेकिन जब हम इन दोनों के सहायता से यौगिक बनाएंगे तो दोनों आ जाएगा, OH भी आ जाएगा और H भी आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए चलते हैं, जो अम्ल और जो क्षार है ना, इसके प्रकृति पर दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें जो H2CO3 है, इस अम्ल की प्रकृति कैसी है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान देना कि H2CO3 वाले जो अम्ल की प्रकृति है यह एक प्रकार का दुर्बल है। आप जानते होंगे कि प्रबल अम्ल के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ही आते हैं। उसके बाद कुल जितने सारे दोस्तों शेष अम्ल है वो सारे दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को दोनों जो क्षार है यह दोस्तों एक प्रकार का प्रबल क्षार है, अर्थात ये प्रबल क्षार के अंतर्गत आते हैं। बाकी के शेष कुल जितने सारे क्षार हैं यह कहलाते हैं दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर जो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं तो यह एक प्रकार का दुर्बल क्षार ही होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें दोनों सेम है, यहाँ पर है दुर्बल अम्ल और यहाँ पर है दुर्बल क्षार। कहने का मतलब कि जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो उस स्थिति में यहाँ पर जो लवण बनेगा वो बनेगा उदासीन, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण। सिखाएंगे कि सामान्य लवण की पहचान क्या होती है, ठीक, मैं सिखाऊंगा आप लोग को। देखिए सामान्य लवण की जो पहचान होती है वो यही होती है कि उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड इनमें से कोई भी दोस्तों समूह उपस्थित नहीं होगा। लो ना, सीखो ना। सामान्य लवण अर्थात तो उदासीन लवण की जो पहचान होती है वो यही होती है कि जब यहाँ पर लवण बनेगा तो उस लवण में ना ही होगा हाइड्रोक्साइड वाला समूह और ना ही होगा हाइड्रोजन वाला समूह या परमाणु। इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग हेजा से OH को हटाएंगे हाइड्रोक्सी और यहाँ से H को हटाएंगे हाइड्रोक्सी, तो क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट भैया, तो CaCO3 लिखल जी। वही गुण हो जाएगा प्रबल में भी। याद रखिएगा जब यहाँ पर प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से जो लवण बनेगा वो एक प्रकार का उदासीन बनेगा, बिल्कुल भी अम्लीय या फिर क्षारीय अर्थात भास्विक नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रकृति पर चलने का प्रयास करेंगे। लबा लबा नहीं ना कि बस अभिक्रिया करके बस लिख देनी तो फिर गलती हो जाएगा। ऐसा लबा लबा काम नहीं करना है, घबरा के बिल्कुल भी ना, शांति से सोच समझ के अच्छे से, ठीक।
तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्योंकि हाई OH है OH है ना, तो ये तो भाई फालतू हो रहा है, तो फालतू ना हो दू सटा देवे के। तो अब मिला लो, हाइड्रोजन को है 4 गो ना, हमें देखो तो 4 गो है, देखो हाई 2 गो है जा आ 2 गो है जा, 2 2 4 गो। ऑक्सीजन को है 2 गो, देखो तो है ऑक्सीजन 2 गो, तो है ना यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो, ठीक। कार्बोनेट एगो, कार्बोनेट एगो, कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, हो ना गईल, बन गया। यही चीज तो समझना है। और आप लोग अच्छे समझते, खाली रट्टा मारोगे रट्टा मारोगे रट्टा मारोगे, मारो रट्टा, हम क्या करें उसमें, रट्टा मारोगे, रट्टा मार के कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो काम करना है वो है समझना, समझ लो, उसके बाद रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेज पर या दोस्तों हो सकता है आप किसी सेमिनार में जाते हो, वहां पर दोस्तों आपको कुछ स्पीच देना हो, तो क्या रट्टा मार के जाओगे, समझ के जाओगे। समझ कर अगर आप कोई स्पीच दोगे तो अच्छी तरीके से दे सकते हो और बोलने में हकला नहीं सकते हो, बिल्कुल भी आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उस चीज पर अपना कमांड बना रखा है, आपने उस चीज को अच्छे से समझ रखा है। अब याद किए हुए हो, अब बोलोगे जाकर स्टेज पर खड़ा होके, पता चला कि 2 गो बोल नहीं थे, भुला गए, नहीं ला पता नहीं है, तो फिर इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा उस भरे समाज में जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा, समझे। है मैं देखो था H2SO4 क्या चीज है, ई है प्रबल अम्ल, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है, ये भी एक प्रकार का प्रबल क्षार है। देखिए अब हमें आ गया प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, तो जब दोनों मिलेगा ना एक दूसरे के साथ है तो बिल्कुल भी क्या होगा, बिल्कुल भी अम्लीय लवण और क्षारीय लवण का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर भैया सिंपल रूप से क्या करेंगे, हम पहला ही 2H2O डाल देते हैं, 2H2O पहला ही डाल देते हैं, ठीक है, पहला ही, इतना याद रखना 2H2O आ जाएगा। सब चीज आप लोग को समझा दूंगा अच्छे से। अरे आप लोग का 2 पार्ट जो है ना 10 क्लास के कबार के बिक देंगे, तो उनको भारी नहीं लगेगा, क्या समझे। हलुआ बना देंगे केमिस्ट्री, हलुआ सोच लीजिएगा, हलुआ। देखिएगा क्या होगा भैया, तो Na, ठीक है, खाली Na ना बची, हाई सल्फेट है ना, सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, कितना होला 2 ना, हड़ाक का भेजो सोडियम पर Na2 SO4 बैठा ना तो भैया, तो हो गई Na2SO4। मतलब ये कौन सा लवण है, तो यह एक प्रकार का उदासीन लवण है, क्योंकि इसमें कोई भी समूह उपस्थित नहीं है, ना ही हाइड्रोजन वाला और ना ही हाइड्रा ऑक्साइड वाला। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि जब इस लवण में हाइड्रोजन वाला समूह उपस्थित रहेगा तो उस स्थिति में इस लवण का जो नाम है वो क्या कहलाएगा। तो दोस्तों आपने जाना कि हम लोग अम्ल की जो पहचान करते हैं वो हाइड्रोजन की सहायता से ही करते हैं। जितने सारे अम्ल हैं सब में हाइड्रोजन है, तो जब इसमें भी हाइड्रोजन आएगा तो उस स्थिति में इस लवण की जो पहचान है वो हम लोग करेंगे अम्लीय लवण के रूप में। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्षार की जो पहचान है वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के आधार पर करते हैं, अर्थात इसमें कुल जितने सारे क्षार आए उसमें दोस्तों हाइड्रोक्साइड आया हुआ है। अगर ऑक्साइड भी आएगा ना तभी यह क्षारीय प्रकृति का ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर इस लवण में H के स्थान पर अगर हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH अगर उपस्थित रहेगा तो हम लोग इसकी जो प्रकृति है वो रखेंगे भास्मिक रूप में, है ना, भास्मिक रूप में। और इस आधार पर दोस्तों आप लोग ये पहचान पाओगे कि कौन सा लवण सामान्य है और कौन सा लवण अम्लीय है और कौन सा लवण भास्मिक है। बात करें द्विक लवण का तो ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। जहां पर भी दोस्तों ऐसा लवण दिखाई दे, जहां पर भी ऐसा लवण दिखाई दे, बस हम लोग आराम से समझेंगे कि यह एक प्रकार का द्विक लवण है। द्विक का मतलब होता है 2 गो, मतलब उसमें 2 गो लवण आएगा। एक आइल बा कॉपर सल्फेट है, इहो लवण है, एक आइल बटे जल जो कि 5 गुना जल के मात्रा के साथ आया है, तो इहो लवण है। तो दोनों लवण एक साथ आया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे द्विक लवण। इसी को कहा जाता है जल योजित या फिर आर्द्र लवण। आर्द्र लवण या जल योजित लवण इसी को कहा जाता है। तो देखिए सब में जल की मात्रा है, सब में जल की मात्रा है, सब में जल की मात्रा है, और ऐसा यौगिक आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा होगा। तो आप लोग इन लवणों का जो नाम है वो द्विक लवण दे सकते हैं। बात करें यहाँ पर इस लवण का, देखिए ये भी एक प्रकार का लवण है, लेकिन इस लवण को हम लोग बोलेंगे क्या, तो इस लवण को हम लोग बोलेंगे जटिल लवण। तो अगर ऐसा कभी भी लवण दोस्तों आपको देखने को मिले तो इस लवण को हम लोग किस रूप में जानेंगे, तो जटिल लवण के रूप में जानेंगे। तो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो तो प्रकृति, देखो प्रकृति HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है ना, तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह दोस्तों एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर PbOH का होल्ट वाइज यानी कि लेड हाइड्रा ऑक्साइड है, तो यह एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। तो अब आएगा तो क्या आएगा, जरा सोचो तो, सोचो, एगो बाटे प्रबल अम्ल आ एगो बा दुर्बल क्षार, तो यहाँ पर जो लवण आएगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी, बताओ तो। आएगा 1 नंबर में क्वेश्चन कि जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार के साथ कराई जाती है
तो बनने वाले लवण की प्रकृति निम्न में से होगी। चार को दे देगा, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, द्वियुग लवण। आपका जवाब क्या होगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे? बताइए, सोचिए सोचिए जल्दी। खोपिया कहाँ गई? खोपिया कहाँ रख दिए? सोचिए जल्दी, समय नहीं है, जल्दी दिमाग लगाओ भाई, कुछ तो बताओ। भाई बता तो सकते नहीं हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि क्या होगा। देखिए कैसे याद रखेंगे, ट्रिक देखिए, ट्रिक का तो बादशाह है हम, खाली हम पर दोस्तों भरोसा कीजिए ना। देखिए यहां पर आम्ल और क्षार, इन दोनों में बरियार कौन है? बरियार मतलब प्रबल, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कौन है? अम्ल है। कौन? तो नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? तो यह दुर्बल है। अब दोस्तों आप ही बताओ, जब भी एक बलशाली इंसान को आप एक कमजोर इंसान से आप झगड़ा कराओगे अर्थात लड़ाई कराओगे, तो उन दोनों में किसकी जीतने की प्रवृत्ति होगी? जाहिर सी बात है, प्रवृत्ति छोड़ना, जाहिर सी बात है, आप पूरे दावे के साथ कह सकते हो कि जो बलशाली इंसान है, जिसके पास ज्यादा ताकत है, वही जीतेगा। ठीक उसी प्रकार से कि यहाँ पर है प्रबल अम्ल और यहाँ पर है दुर्बल क्षार, तो इन दोनों में जो शक्तिशाली है वो है नाइट्रिक अम्ल है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के फलस्वरूप जो बनने वाला जो लवण होगा वह एक प्रकार का अम्लीय होगा, क्योंकि इसमें अम्ल वाला क्या है? यह प्रबल है, यह शक्तिशाली है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला जो लवण होगा वो होगा अम्लीय। तो आइए करके देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल रूप से क्या होगा, यहां पर सबसे पहले हम लोग जल लेते हैं H2O, ठीक, प्लस यहां पर OH में से एक OH निकलेगा, चलो निकल गया, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? यहां पर बचेगा PbOHNO3, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के माइंड में गड़बड़ होगा कि सर बड़ा दावा का साथ कह रहे थे कि यहां पर इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी अम्लीय, जबकि यहां पर आ रहा है क्षारीय। तो दोस्तों आप लोग अभी इतना घबरा क्या खड़े जाते हैं? ये चीज दोस्तों आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर जो H2SO4 है यह एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, यहाँ पर जो KOH है यह एक प्रकार का प्रबल क्षार है, लेकिन फिर भी इन दोनों के मिलने से जो पदार्थ बना है, जो लवण बना है, यह एक प्रकार का अम्लीय रूप में बना हुआ है, अम्लीय प्रकृति का बना हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ये प्रबल है और ये प्रबल है, जब दोनों प्रबल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए उदासीन, जबकि यह उदासीन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है तो कहीं ना कहीं यह अम्लीय रूप में है। तो यह उदासीन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बताया कि अगर प्रबल का प्रबल के साथ अभिक्रिया होगा तो उदासीन बनेगा, और दुर्बल का दुर्बल के साथ अभिक्रिया होगा तो यह भी उदासीन बनेगा। तो फिर यहां पर यह अम्लीय रूप में क्यों आ रहा है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि इन दोनों की जब अभिक्रिया हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके यह आंशिक रूप से क्या करते हैं कि यहां पर लवण का निर्माण करते हैं। मतलब इनके जो आयन होते हैं यह आंशिक रूप से मुक्त होते हैं, आंशिक रूप से विघटित होते हैं, पूर्णतः विघटित नहीं होते हैं। जब दोस्तों ये पूर्णतः विघटित हो जाएंगे ना, तो उस स्थिति में यहां पर उदासीन लवण ही बनेगा। जैसे कि मानकर चलते हैं कि अगर हम यहां पर जैसे कि मानकर चलते हैं, ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर KSO4 है ना, अगर पूर्णतः करना चाहे तो हो जाएगा K2SO4 प्लस 2H2O, ऐसा ही तो होगा, K2SO4 प्लस 2H2O, यानी कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से पूर्णतः उदासीन होकर इस लवण का निर्माण किए हैं। लेकिन यहाँ पर अम्ल और क्षार एक दूसरे से बिल्कुल भी पूर्णतः उदासीन नहीं होकर इस लवण का निर्माण किए हैं, मतलब आंशिक रूप से उदासीन होकर इस लवण का निर्माण किए हैं। तो जब बनेगा K2SO4 प्लस 2H2O, तो यहाँ पर क्या आएगा? K2 को है दूगो ना, तो हेजादू लगा दो, हेजादू लगा दो। अब देखो यहाँ पर OH हो गया कौगो, तो OH हो गया दूगो, यानी कि सिंपल रूप से ऑक्सीजन दूगो है, और हाइड्रोजन हो जाएगा कौगो भैया, तो दूगो है ने, दूगो है ने, चार गो, तो ला ना देखा ना, चार गो है ने बा, चार गो बा है ने, और ऑक्सीजन दूगो तो है ऑक्सीजन दूगो, सल्फेट एगो, सल्फेट एगो, हाइड्रोजन सॉरी पोटेशियम दूगो तो पोटेशियम दूगो, तो नहीं बन गया? कह ये रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब अम्ल और क्षार ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः उदासीन होकर लवण का निर्माण करेंगे, तो उनका जो लवण होगा वैसा नहीं बनेगा, बल्कि यह उदासीन बनेगा। देखिए सॉरी अम्लीय बनेगा। देखिए तो करेंगे तो क्या होगा, देखिए Pb का चाहिए प्लस रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे Pb, ठीक है। NO3 का चाहिए तो NO3 है दोस्तों ऋणात्मक, तो यहाँ पर लिखेंगे NO3। Pb का वैलेंसी होता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा Pb NO3 का होल्ट वाइज,
ठीक, प्लस 2H2O। तो यहाँ पर दोस्तों 2 लगा देंगे। जो यहाँ पर हमने 2 लगाया है, इससे ये पता चल रहा है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया कर कर पूर्णतः उदासीन हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लगाया। देखिए तो इधर संतुलित है, हाइड्रोजन को है 4 गो है ना, 4 गो तो 2 गो है जा, 2 है जा गुणा कर दो यहाँ से, तो 2 गो है जा, 2 2 4 गो। ठीक, ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को गो तो 2 गो, लेड एगो, नाइट्रेट है 2 गो, तो देखो तो नाइट्रेट को गो है, नाइट्रेट 2 गो। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे कि सर इसमें तो कोई H दिखाई दे ये नहीं रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे उदासीन लवण है। तो नहीं दोस्तों, आपको लग रहा है कि यह उदासीन लवण है, मैंने जो आप लोग अभी बताया है ना कि या तो उसमें हाइड्रोजन है या तो उसमें OH रहे, तो उसके आधार पर हम लोग पहचान करते हैं अम्लीय और क्षारीय। तो दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसा भी लवण है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो समूह है वो उपस्थित नहीं रहता है, फिर भी उसके जो प्रकृति होती है, उसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका जो जलीय विलयन होता है ना, यहाँ पर लेड नाइट्रेट का जो जलीय विलयन होता है यह होता है अम्लीय प्रकृति का। इसका जो pH मान होता है इसके जलीय विलयन का वो होता है 7 से कम। इसलिए हम लोग यहाँ पर यह समझ कर रखेंगे कि ये जो लवण बन रहा है इसकी जो प्रकृति है यह है अम्लीय। तो इस प्रकार से आपने जाना कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाला जो लवण है वो एक प्रकार का अम्लीय लवण है। ठीक है, आपने दोस्तों इतना सब कुछ जान लिया। अब बाकी दोस्तों आपने ये तो जान ही लिया कि लवण जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है सामान्य लवण, दूसरा आता है अम्लीय लवण, तीसरा आता है भास्मिक लवण और चौथा आता है द्वीप लवण। सामान्य लवण किसको बोलते हैं आपको पता होगा, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होगा। किसी में है नहीं है ना, तो ये आपका कहलाएगा क्या भैया, तो सामान्य लवण। ये जो हाइड्रोजन है ना यह मूलक के साथ है, किसके साथ है, तो पूरा अमोनियम के साथ। ठीक है, यहाँ पर अम्लीय लवण में देखो दोस्तों, अम्लीय लवण में जोना में H होगा, सब के सब होगा। देखिए हाई हो जाएगा, फिर आपका हाई हो जाएगा, और अब आगे नहीं तो छोड़ देंगे, हाई आपका हो ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो वो अम्लीय होगी। तो इस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अगला है भास्मिक लवण। तो भास्मिक लवण में OH आएगा, तो है किसी में, तो इसमें है, तो ये क्या होगा, यह एक प्रकार का भास्मिक लवण होगा। और भी दोस्तों है, जैसे कि मान के चलते हैं, मैं आप लोगों को जैसे मैं बता देता हूं, जैसे कि BaOH क्लोराइड ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर बिस्मथ यानी BiOH का होल ट्वाइज, फिर यहाँ पर ये वाला यौगिक हो जाएगा, फिर Mg, तो MgOH है ना, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा। और फिर एगो हम लोग लिख लेते हैं CaOH, इसमें भी हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक ना, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, इसमें द्वीप लवण जो होता है वो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि सब में क्या होगा, जल की मात्रा होगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जो लवण है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर डाउट रह गई है तो दोस्तों आप लोग अपने डाउट को कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को मेरा लवण वाला जो टॉपिक है वो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।